नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की इस श्रृंखला में हम लोग आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से ये परीक्षा में पूछे गए हैं। और एक समस्या यहाँ पर आती है, जब कभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट की बुक्स खरीदते हैं उनमें जब विकल्प गलत हो जाते हैं तो और अधिक हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो उन सभी का एक विश्लेषण हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखिए और साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करिए, जिससे मैं आपके लिए जो भी आवश्यक हो उसे मैं सहायता कर सकूं। एक बात और बता करके मैं आगे की प्रक्रिया शुरू करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें थोड़ी सी गलती है, उसको सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान ये किसका है। तो मैंने शायद वहां पर ब्रूनर के ऑप्शन पर टिक कर दिया, तो वहां पर हिल्डा डाबा है। ठीक है, हिल्डा डाबा है, तो वहां पर इस विकल्प को सही कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ये सही जवाब होगा। ठीक है, तो हो सकता है जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया हो, तो वहां पर इसको थोड़ा सा सुधारने के प्रयास करिएगा। प्रयास करता हूँ गलतियां ना हो, फिर भी अगर ऐसी स्थिति है तो मैं जानता हूँ मैं विद्वानों के साथ हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उस दिशा में एक अच्छी सुधार करने के अवसर मिल जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की योजना सर्वप्रथम किसने विकसित की। शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की योजना सबसे पहले क्या मेगर ने प्रस्तुत की, क्या स्किनर ने, क्या क्राउडर ने, या फिर ब्लूम ने। तो हम सभी जानते हैं बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, हम सभी जानते हैं बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। क्या किया? शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया इन्होंने। और शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए इन्होंने शिक्षण के सभी उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। ये भी पिछली बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक ज्ञानात्मक पक्ष था, दूसरा भावात्मक पक्ष था और तीसरा मनोगत्यात्मक पक्ष था। तीसरा कौन सा पक्ष था? मनोगत्यात्मक पक्ष था। अब प्रश्न यहाँ से ये तो हो गया, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा। अगला प्रश्न का जवाब 3। अब प्रश्न ये आ जाता है कभी कभी कि ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में कितने चरण बताए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में कितने चरण बताए हैं, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कितने चरण उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पर ज्ञान, बोध, अनुपयोग, विश्लेषण, आप सब जानते हैं विश्लेषण, संश्लेषण और आखिरी कौन सा है आपका? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर कितने स्तर का बताया है इन्होंने? 6 स्तर बताए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी पूछा जाता है। वैसे इस पार्ट में 2001 में संशोधन भी हुआ है। 2001 में संशोधन किया है लॉरिस तथा कृथवाल ने। ठीक है, जिसको आगे मैं बेंजामिन शिक्षण उद्देश्यों का एक सेपरेट लेक्चर आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर विस्तृत रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा पक्ष भावात्मक पक्ष है। इसमें भी लगभग 6 स्तर ही आपको देखने को मिलते हैं, परंतु इससे प्रश्न ज्यादा नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि कई किताबों में भावात्मक पक्ष के 5 स्तर ही बता देते हैं, कहीं पर 6 बता देते हैं, इसलिए शायद इससे प्रश्न कम आते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है ग्रहण करना। ठीक है, अग्रहण। आप जानते ही हैं शिक्षण के उद्देश्यों के 3 पक्ष क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हम किसी बात की जानकारी प्राप्त करें और वह जानकारी हमारे मन में समा जाए और हमारे हृदय को छुए। सीधे ऐसे समझ सकते हैं, हृदय को छुए कि हाँ, जल के बारे में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो जल की उपयोगिता का विषय आपके हृदय को छुए कि महत्व आपको समझ में आए। ठीक, तो वह हमारा भावात्मक पक्ष है। जब तक भावात्मक पक्ष सक्रिय नहीं होगा तब तक ज्ञान, मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए वह मानव शरीर को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ रहा है और उसी पे वो चीर फाड़ करता चला जा रहा है, तो परंतु मानव शरीर एक सब्जेक्ट के रूप में तो है, लेकिन साथ में संवेदनाओं का जुड़ाव बहुत आवश्यक है।
आप एक अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर है जरूर, परंतु छात्रों के साथ आपका एक लगाव, जो एक भावना वाली बात है, भाव की बात है, वो यहाँ पर डेवलप करने की बात कही गई है। तो आप वो भाव के अंदर ही, जब भाव डेवलप होगा तभी बच्चा उस बात को ग्रहण करेगा, तभी उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा, तभी उसका आकलन करेगा कि यह मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तभी उस पर उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, प्रत्ययीकरण होगा, और फिर वह सब चीज़ों को, उन सभी बातों को एक जगह पर संगठित कर पाएगा। और यहाँ पर फिर से एक और बात कही गई है चारित्रीकरण की। ठीक है, क्या कहा गया है? चारित्रीकरण की बात कही गई। तो इस तरीके से कई बार इस चारित्रीकरण वाले पक्ष को गोल कर देते हैं लोग, तो 5 चरण हो जाते हैं। और इसी तरह से मनोगत्यात्मक पक्ष है, जिसे कहा जाता है सिम्पसन महोदय ने प्रस्तुत किया। इसके भी कुछ चरण हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, प्रतिरूपता, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, इस तरीके से कई सारे पक्ष इसके बताए गए हैं, जिसको आगे इसको भी R.H. दवे ने 1970 में संशोधित किया है। आगे मैं आपको सेपरेट लेक्चर में पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको क्वेश्चन के रूप में जितना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक क्या क्राउडर हैं, क्लॉज हैं, लीथम हैं या स्किनर महोदय हैं? तो हम सभी जानते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम ये आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की पृष्ठभूमि के व्यवहारिक रूप को प्रदर्शित करता है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्किनर महोदय के द्वारा वो दिया गया। इसीलिए हम यहाँ पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जवाब स्किनर महोदय मानेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु की तत्काल जांच आपको करनी है, उसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? हम सभी जानते हैं, जब हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो पूरे क्लासरूम एक्टिविटी को एक फ्रेम में अरेंज करते हैं, और उस फ्रेम में हमें किस प्रकार से अपनी चीज़ों को पढ़ाना है और उनको किस प्रकार से पूछना है, इन सब की बात होती है। तो तत्काल पूछने के लिए हम बच्चों को क्या पता चला, क्या नहीं पता चला, इसलिए मूल्यांकन प्रश्न भी बीच बीच में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक तकनीक के अनुसार टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? तो हम सभी जानते हैं टीचिंग क्या है। टीचिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट भी है, एज वेल एज क्या है, और ये एक साइंस भी है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा है? कला और विज्ञान दोनों है, और इसे हम ज्ञान भी होना चाहिए और उसे ज्ञान को प्रदर्शित करने के आपके अंदर एक एबिलिटी या तरीका भी होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से इस चैनल पर आपको शिक्षा साथ विषय का पूरा कंटेंट मिलेगा। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे एक मुझे आपके साथ जुड़ने का एक मनोबल मिले और जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपके इस सहयोग को उठा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने उन दोस्तों को ही शेयर करिए जो पढ़ने में गंभीर हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़ जाए, तो उन्हीं लोगों को शेयर करिए। बहुत अधिक इसको फालतू में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। किस सिद्धांत का उपयोग रेखीय अभिक्रम में नहीं किया जाता? तो वही जो ऊपर पिछली बार हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। तो इसमें क्या है, सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है, निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट या शॉर्ट आइटम्स होते हैं, सक्रिय अनुक्रिया होती है। इसमें निदानात्मक नहीं होता, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में निदानात्मक नहीं होता। इसी कमी को पूरा करने के लिए आगे शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन और आगे मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। फिलहाल वो आपके निदानात्मक नहीं होते, कई बार आ चुका है। व्यक्तियों की समस्याओं के संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार के निर्देशन में? गाइडेंस आपको करना है, ठीक है, आपको गाइडेंस करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या करना है, व्यक्तिगत निर्देशन में, शैक्षिक निर्देशन में, व्यावसायिक निर्देशन में या पारिवारिक। तो बालकों की समस्याओं के संवेगात्मक पक्ष पर हम व्यक्तिगत निर्देशन में ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि मास्टर साहब आप पढ़ाइए, ठीक है, मेरी व्यक्तिगत समस्याओं का क्या है
और आप भी कह सकते हैं कि उसका पर्सनल लाइफ है, वो क्या करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। परंतु एक शिक्षक होने के नाते ऐसे ही आपको गुरु या आपको तमाम बड़ी बड़ी उपाधियां ऐसे ही नहीं दी गई हैं। गुरु होने के नाते, अध्यापक होने के नाते हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमें छात्रों के व्यक्तिगत जीवन में आने वाली समस्याओं का भी समाधान कई बार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है, बालक जो है, जो व्यक्ति जो है, वह उसकी जितनी भी ताकत है, जितनी भी क्षमता है, वह सभी उसके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही खर्च हो। फालतू की दिशा में उसकी ऊर्जा और उसकी ध्यान, उसका आकर्षण न जाए, इसलिए हम उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी समाधान करने का प्रयास करते हैं, और यही हमारा व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है, जहां पर हम बच्चों के संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट, कौन सी सेवा को निर्देशन की एक अनुपूरक सेवा कहा जाता है? नियोजन सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फॉलो जो सर्विस है हमारी, ठीक है, ये अनुवर्ती सेवा को हम अनुपूरक सेवा के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के क्षेत्र में, ये जान लो, ये सुपर टेट वालों के लिए एकदम रामबाण स्लाइड है, इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। निर्देशन के क्षेत्र में विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किसने प्रारंभ किया? तो ये विभेदक अभिक्षमता परीक्षण होता क्या है, एक बात आप समझ लीजिए। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता मतलब क्या होता है, आपकी विभिन्न क्षेत्रों में, बालक की विभिन्न क्षेत्रों में एक सामान्य योग्यता की जो हम जांच करते हैं, उसे ही हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। अब विभेदक क्षमता परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि हम व्यक्ति की कई योग्यताओं का आकलन करने का प्रयास करते हैं, एक से अधिक, दो से अधिक। तो इसलिए यहाँ पर किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? रूथस्टाइन, कोहलर, थर्स्टन या रोजर ने। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग थर्स्टन ने किया। थर्स्टन ने अपनी जो मापनी है, उस मापनी में लगभग 11 प्रकार की योग्यताओं के मापन का प्रयास किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परामर्शदाताओं के लिए निष्ठा का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों से है? तो सामाजिक सिद्धांतों से, मनोवैज्ञानिक, नीति शास्त्रीय या मूलभूत? तो परामर्शदाताओं के लिए नीति शास्त्रीय सिद्धांत महत्वपूर्ण है, नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर के आपके पास जब आ रहा है और आप उसके नियंता बन रहे हैं उसके जीवन के, तो वहां पर आपको नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों हेतु न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम में इन सेवाओं में से किसे उपलब्ध नहीं कराना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मान लो ये छप जाएगा आपके सुपर टेट के एग्जाम में, अगर जो लोग सुपर टेट के हैं, ठीक है। बाकी तो अपने जो अन्य तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, चाहे पीजीडी के हों, ठीक है, कहीं पर भी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किस स्तर पर हमें कौन सा ये जो निर्देशन है वो नहीं देना चाहिए प्राथमिक लेवल पर? तो प्राथमिक लेवल पे हमें व्यावसायिक नहीं देना चाहिए। वहां पर किस व्यवसाय की आवश्यकता है? उन्हें शैक्षिक निर्देशन दीजिए, उन्हें असाइनमेंट दीजिए, उन्हें उनका मेजरमेंट करिए, लेकिन वहां पर आपको व्यावसायिक निर्देशन करने की आवश्यकता नहीं है। भी बच्चे हैं, खेलने दीजिए। अगला प्रश्न है, कौन विश्वसनीयता से संबंधित है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज के एग्जाम में। तो व्यक्तिगत त्रुटियां, चर त्रुटियां, स्थिर त्रुटियां या व्याख्यात्मक त्रुटियां। मैंने आपको रिलायबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो विश्वसनीयता का संबंध किससे है? आपकी चर त्रुटियों से है, ठीक है, चर त्रुटियों से है, वेरिएबल एरर से है। आपके किससे है? आपके वेरिएबल एरर का संबंध किससे है? तो आपके वेरिएबल एरर का संबंध विश्वसनीयता से है। व्यक्तिगत त्रुटियों का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत त्रुटियों का संबंध आपकी वस्तुनिष्ठता से है। और स्थिर त्रुटियों का संबंध आपके किससे है? तो स्थिर त्रुटियों का संबंध आपकी वैधता से है। व्याख्यात्मक त्रुटियों की अगर हम करें बात किससे है, तो ये हमारा जो हम स्टैंडर्ड स्कोर्स बनाते हैं, ठीक है, जो मानक प्राप्तांक बनाते हैं, उसका संबंध व्याख्यात्मक त्रुटियों से। तो इस प्रश्न का जवाब होगा बी, ऑप्शन बी, चर त्रुटियां। ऐतिहासिक अनुसंधान निम्न प्रकार का उत्तर देता है। तो इतिहास के बारे में हमें अध्ययन करना है, क्या था, क्या है, क्या होगा, तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या था का प्रश्न का जवाब देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक अनुसंधान में हम क्या था का जवाब देते हैं, परंतु एक बात का हम ध्यान रखते हैं, तो अगला कहते हैं कि फिर आप इतिहास पढ़िए, उसे अनुसंधान क्यों देंगे नाम? तो हम ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन और उन
उन व्यक्ति या ऐतिहासिक घटनाओं या ऐतिहासिक जो व्यक्ति हैं उनके विचार, उनकी कार्यप्रणाली का जो अध्ययन है वो हम इसलिए कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिससे हम उन व्यवहारों का, उनकी कार्यप्रणालियों का, उन व्यवस्थाओं का यदि आज वर्तमान में उसका हम प्रयोग करें, उसकी हम बात वर्तमान प्रासंगिकता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमेशा वर्तमान से आपको जोड़ना पड़ेगा। इतिहास के अनुसंधान का काम उपयोगी होना चाहिए, इसीलिए क्या था का फिलहाल हम यहाँ पर देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई काउंटर प्रश्न करे, कहीं पर भी आप मान लीजिए इंटरव्यू में हैं या कहीं आपसे कोई आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, कारक प्रायोगिक विकल्प, ठीक है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट डिजाइन है यहाँ पर। इसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया? मिल ने, सोलेमन ने, स्नेडर ने या फिशर ने? तो कई जगह पर मिल लिखा हुआ है, कई जगह पर फिशर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता क्या है? फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो डिजाइन है वो कब प्रयोग होती है? तो ये प्रयोग तब होती है when we observe the effect of more than two independent variable on dependent variable। मतलब जब हम दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का प्रभाव अपने आश्रित चर पर देखते हैं, तो इस प्रकार की रिसर्च में हम कारक प्रायोगिक अभिकल्प का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पर मिल होंगे या फिशर होंगे, इसमें मैं फिशर के साथ जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एफ टेस्ट की बात करें, ठीक, तो एफ टेस्ट में आप लोग बताइएगा इसका प्रश्न का अगर कोई और उत्तर है तो। फिशर में आप टी टेस्ट में हम जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। जब वेरिएबल की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो फिर हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से फिशर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग जरा सा इस पर अपने कमेंट करिएगा। यदि किसी सामान्य वितरण में किसी छात्र की जेड मापनी पर उसका जो स्कोर है वो 1 यानी जेड कितना है 1.7 है, तो उसका टी स्कोर कितना होगा? ठीक है, तो टी स्कोर कितना होता है? टी इक्वल टू 50 प्लस 10 जेड। 50 प्लस 10 जेड एक क्वेश्चन इसका 100% आपका आता है। तो 50 प्लस 10 इंटू 1.7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 प्लस इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। जीरो जैसे भी पॉइंट हो इधर खिसका दिया करो, ठीक। तो 50, 60 और 67, 67 इसका जवाब होगा। कहाँ यहाँ है, ठीक। 67 आपका सी ऑप्शन ये आपका सही होगा। ये क्या है भाई? अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता का सूत्र क्या है? तो अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता होती क्या है? जब आप अध्यापक होने के नाते बच्चों के लिए कोई प्रश्न पत्र बनाते हैं तो उस प्रश्न पत्र ऐसे ही तो बना नहीं देंगे, उसको बनाने की कुछ प्रक्रिया होती है और उस प्रश्न पत्र या कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के कुछ मानक है। उसी मानक में एक मानक है विश्वसनीयता, एक मानक है विश्वसनीयता। इसी विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए कई प्रकार दिए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रकार है स्प्लिट हाफ। एक तरीका है स्प्लिट हाफ, जो तरीका है जिसमें हम अपने जो टेस्ट है उसको 2 भागों में बांट देते हैं और आधे टेस्ट को हम बच्चों को देते हैं और उसी के अनुसार से पूरी टेस्ट की हम विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2r/1+r, ठीक है, 2r/1+r। तो ये आपका ये l नहीं है, ये 1 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, अगला प्रश्न आगे अच्छा है। 2 समूहों की स्थिति में एफ रेशियो और टी रेशियो में क्या संबंध है? तो एफ रेशियो और टी रेशियो में एफ टेस्ट और टी टेस्ट है। ये जब वेरिएबल संख्या 2 से अधिक हो जाएगी तो एफ टेस्ट, और जब 2 है तो हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। सैंपल साइज भी मैटर करता है। तो होता है फॉर्मूला क्या? टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो एफ अगर हम इसको इसके अनुरूप करें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √t हो जाना चाहिए। कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। अगर ये वाला इस पर जाएगा तो अंडर रूट के रूप में जाएगा ना, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। निम्न में से कौन विचलनशीलता का मापक है? तो विचलनशीलता के कौन कौन से मापक हैं? डेविएशन की बात हो रही है, सांख्यिकी के प्रश्न है ये। उसी ने मुझसे कहा था कि सांख्यिकी के प्रश्न सॉल्व कराइए सर, तो सांख्यिकी के भी प्रश्न है, साथ ही अपना इसको पढ़ते रहिए। डेविएशन के कितने तरीके से हम इसको मापते हैं? तो एक तो हमारा रेंज होता है जिसे हम हिंदी में प्रसार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। एक हमारा क्या होता है? एक हमारा
मध्यमान सॉरी एक हमारा क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन होता है जिसे चतुर्थांश विचलन कहते हैं, एक हमारा होता है मीन डेविएशन जिसे हम मध्यमान विचलन कहते हैं, और एक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसे हम मानक विचलन कहते हैं। तो इसमें से कहीं पर भी कुछ दिया है तो इसी विस्तार को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। इसी विस्तार को हम क्या बोलते हैं, प्रसार कहते हैं, और इसीलिए हमारा ये जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Q3 और माध्यिका यानी मीडियन के बीच पढ़ने वाले प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा। तो Q3 कितना हो गया, तो देखो एक काम करो, मीडियन का जो मान होता है वही आपका Q2 का मान होता है, वही P50 का मान होता है। ये प्रश्न भी आपके यहाँ आ चुका है, ठीक। तो मीडियन हो गया आपका 50 और Q3 हो गया आपका 75, तो इनके बीच में कितना आएगा, कितने प्रतिशत मार्क्स है, 25% मार्क्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मारिए और आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विचलन का डेविएशन का सबसे अच्छा कौन सा माप है। तो देखो आ गया, चारों की बात आ गई, सबसे अच्छा कौन सा आपका मानक विचलन है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया है। अगला देखो फिर से आ गया, डेविएशन से कई सवाल आ गए। विचलनशीलता की माप निम्नलिखित में से किस सूत्र से मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एम स्क्वायर अपान एन, ठीक। देखो कहाँ है, तो सिग्मा ये नहीं लगा, यहाँ पर है, यहीं कहीं सिग्मा लगा दो अपने हिसाब से, ठीक। तो इसी यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, कौन सुपरविजन का प्रकार नहीं है, किताब में आपको परेशान करने का प्रयास किया गया, ठीक है। कई बार गलत कुछ लिखा कुछ और है और टिक कुछ और है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पर्यवेक्षण के या सुपरविजन कब होता है, ये शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है। और सुपरविजन का काम मुख्यतः जो प्रशासक मंडल है हमारा विद्यालय का वो करता है। तो कितने तरीके से, कितने प्रकार का होता है पर्यवेक्षण, तो एक तो होता है हमारा निरीक्षण करने के उद्देश्य से, निरीक्षणात्मक, कौन सा होता है, निरीक्षणात्मक होता है पर्यवेक्षण। दूसरा हमारा कौन सा होता है, रचनात्मक, इसका क्रम यही नहीं है, क्रम कोई भी हो सकता है। तीसरा हमारा है नियंत्रणात्मक, तीसरा हमारा नियंत्रणात्मक है। चौथा हमारा वैज्ञानिक है, चौथा हमारा कौन सा है, वैज्ञानिक है। और पांचवा हमारा है सहयोगी, जिसे लेजर फेयर भी कहते हैं, सहयोगी लोकतांत्रिक, ठीक है, परीक्षण लोकतंत्रीय। तो कई जगह तीन ही होता है, मतलब जनतंत्रीय, एक निरंकुश, या फिर सहयोगी लोकतंत्र, इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर कई और हम अगर शैक्षिक निरीक्षण पर्यवेक्षण की बात करें तो थोड़ा और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये ऑप्शन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो निरोधक होना चाहिए, रुकावट के लिए कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ा ना होगा। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून क्यों बना सकती है, उसका मन है बनाए, ऐसे थोड़ा ना बना देगी, क्योंकि शिक्षा कहाँ है, शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में है, इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। किसे पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं माना, देखो जो जिस पर आगे बढ़ने की जरूरत है उसको बहुत लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटी कौन कौन सी है, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन, वार्षिक परीक्षा का संचालन, शैक्षिक उपकरण की व्यवस्था, और स्काउट गाइड का शिविर, मतलब स्काउट गाइड शिविर का आयोजन। तो ये सब हमारे को करिकुलर है, ये हमारा मेन पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा का संचालन है ना, कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं इस बात पे। युक्तिपूर्ण नियोजन की संकल्पना विकसित हुई थी, कहाँ हुई थी, तो व्यापार के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, या शिक्षण के क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी किताबों में कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, वैसे तो होना चाहिए सेना के क्षेत्र में, ठीक। कई जगह पर व्यापार भी मिला है मुझे पढ़ने को, लेकिन होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र, सेना के क्षेत्र में। कौन आवर्ती व्यय नहीं है, बढ़िया, ये भी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का प्रश्न है। आवर्ती व्यय कौन से होते हैं, जिनको हम एक साल में या कई बार करते हैं, ठीक, कोई भी हम संस्थान स्थापित करने के लिए। एक होता है हमारा आवर्ती व्यय, है ना, और दूसरा कौन सा होता है हमारा अनावर्ती व्यय। तो आवर्ती व्यय जो बार बार किए जाते हैं और जो लगभग एक ही बार किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा, भूमि क्रय पर, कैंटीन पर, किताबें, शिक्षकों का वेतन। तो कैंटीन पर व्यय करना पड़ेगा, किताबें आपको बार बार खरीदनी पड़ेंगी, शिक्षकों का वेतन हर महीने देना पड़ेगा। कुछ जिन्हें नहीं देते हैं वो अलग विषय है, नहीं दे देते हैं, शिक्षकों के वेतन पर व्यय देना पड़ेगा, लेकिन भूमि तो एक ही बार खरीदी। किसी पुस्तक की पांडुलिपि पर प्रतिपुष्टि है, बढ़िया प्रश्न है। किसी पुस्तक की पांडुलिपि मतलब होता है हैंड राइटिंग, उसका हैंड रिटन जो डेटा है वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी पांडुलिपि कहलाएगी। तो अभी छप करके तैयार नहीं हुई है, निर्माणात्मक है, संकलात्मक है, एपिसेटिव है, या सतत है। तो हम जानते हैं अभी अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, इसमें सुधार की संभावना है, तो इसमें हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सांख्यिकीय परिकल्पना नहीं, कौन सांख्यिकीय परिकल्पना भी है।
या कहलाती है? तो सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस, सरल परिकल्पना, जटिल अनुसंधान या शून्य। तो हम जानते हैं नल हाइपोथेसिस द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। यस, चलिए, परीक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बढ़िया प्रश्न है। तो परीक्षण की विश्वसनीयता किन बातों से प्रभावित होती है? विश्वसनीयता मैंने आपको पढ़ाई, उनके मानकों से, उनकी योग्यता से, उनकी लंबाई से, जितना परीक्षण लंबा होगा उसके फीडबैक से। तो हम जानते हैं कि परीक्षण की लंबाई और परीक्षण की विश्वसनीयता में सकारात्मक सहसंबंध होता है, ठीक है, समानुपाती होते हैं। इसीलिए परीक्षण की लंबाई बढ़ाने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि परीक्षण की लंबाई से विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण की लंबाई से संबंधित सूत्र कौन सा है? तो y1 इज इक्वल टू एन वाई वन अपान 1 प्लस एन माइनस 1 y1। ठीक है, यहाँ पर आपका n y1 क्या है? y1 आपका जो मूल परीक्षण है, जो पहला वाला मूल परीक्षण, और उस मूल परीक्षण की आपने कितने गुना, यहाँ पर अगर n की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम n की बात करें तो कितने गुना आपने जो n गुना वाला जो हमारा परीक्षण है, ठीक है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो उसकी बात कही गई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n y1 अपान 1 प्लस n माइनस 1 y1। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से मैं आपसे कहूंगा कि एक बार चैनल के साथ जरूर जुड़िए और अपने साथियों को जो गंभीर है उनको भेजिए, क्योंकि ये यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सबको इस पर कवर किया जाएगा। आपका सहयोग अगर मिलता है तो ये ग्रो भी करेगा चैनल, और मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और भी अन्य तरीके के माध्यम से, जो भी एक प्रोफेशनल तरीके होते हैं, जो मैनेज्ड तरीका है, ठीक है, ऐप के माध्यम से, किताब मैंने आपके लिए लिख दी, लॉन्च भी हो गई है। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है, बिना उसके मैं आगे कुछ बहुत अधिक नहीं कर पाऊंगा। चलिए, कौन दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण है? तो दिशात्मक परिकल्पना होती क्या है? मैंने आपको परिकल्पना का लेक्चर पढ़ा दिया है, उसको पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, लड़के एवं लड़कियों की सामाजिक परिपक्वता में अंतर है। चलो, लड़के एवं लड़कियों की सामाजिक परिपक्वता में अंतर नहीं है। सामाजिक परिपक्वता में, मैच्योरिटी में लड़कियों की तुलना में लड़के बेहतर हैं। सामाजिक परिपक्वता में लड़के लड़कियां समान हैं। तो ये दोनों तो नल हाइपोथेसिस हो गई, बी और डी वाली। अब कंफ्यूजन यहाँ पर किसमें है? सामाजिक परिपक्वता में अंतर है और लड़के बेहतर है। तो अंतर है बता रहा है, इस आधार पर इसको हम दिशात्मक परिकल्पना नहीं कहेंगे। दिशा बतानी चाहिए ना कि दोनों में से कौन किस ओर है, कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को बेहतर बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आज की स्लाइड का लास्ट प्रश्न है, आप देखिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन आवश्यक नहीं है? प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन आवश्यक नहीं है? अवलोकन, विषय वस्तु विश्लेषण, जोड़तोड़ या नियंत्रण। तो हमारे जो जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, मैनिपुलेशन हम करते हैं, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विषय वस्तु विश्लेषण का उतना अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चंस को पढ़ें और इसको रिवाइज करिएगा आप लोग। अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम समाधान देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़िए और अपने गंभीर पढ़ाई में जो गंभीर हैं साथी उनको भेजने का प्रयास करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।